नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 4 द यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशन क्या है? ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था इंटरनेशनल लेवल पर पीस और सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? द यूनाइटेड नेशंस बैकग्राउंड, मतलब ये जो यूनाइटेड नेशन है इसका बैकग्राउंड हम पढ़ेंगे। कैसे कंट्रीज़ को लगा कि एक यूनाइटेड नेशन होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक में जो एक्सप्लेनेशन दिया है ना, उसको मैंने पॉइंट वाइज करके लिखा है, जिसकी हेल्प से मैं आपको बताती हूँ कि यूनाइटेड नेशन का बैकग्राउंड क्या था। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है हमने? देखिए, 2 वर्ल्ड वॉर। क्या हुआ था कि 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में 2 वर्ल्ड वॉर हुए थे, फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ था लाइफ और प्रॉपर्टी का। तब इसका रिजल्ट क्या हुआ? देखिए, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि लीग ऑफ नेशंस और यूनाइटेड नेशन को इस्टेब्लिश किया गया। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि जो लीग ऑफ नेशंस है ना, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, और फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ किया गया, तब जो भी कंट्रीज़ थे उनको ऐसा लगा कि हाँ, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिसकी हेल्प से इंटरनेशनल लेवल पर पीस और सिक्योरिटी बनी रहे। ठीक है, तो लास्ट में फिर क्या होता है? इसके बाद क्या होता है? देखिए, यूनाइटेड नेशंस इस्टेब्लिश, मतलब इसके बाद क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन को इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, तो ये है यूनाइटेड नेशन का बैकग्राउंड। अब हम देखेंगे क्रोनोलॉजी ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या हुआ कि जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो थे, कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनके बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे 14 अगस्त 1941 को अटलांटिक ट्रीटी को साइन किया गया। उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या था कि जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर बीत जाएगा, उसके बाद हमें कोई ना कोई ऐसा परमानेंट मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करना होगा जिससे इंटरनेशनल लेवल पर सिक्योरिटी जो है वो बनी रहे। ठीक है, फिर क्या होता है कि 1944 और 1945 में ड्राफ्ट ऑफ द ट्रीटी टू इस्टेब्लिश एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश होने वाला था उसका पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया आफ्टर द डिटेल डिस्कशन। ठीक है, फिर क्या होता है? देखिए, उसके बाद सैन फ्रांसिस्को में 50 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स आए और फिर उन्होंने पूरा अच्छे से पूरा डिस्कस किया और उसके बाद क्या किया गया? जो यूनाइटेड नेशन था, ठीक है, और उसके चार्टर को ड्राफ्ट किया गया। और फिर क्या होता है? देखिए, एकदम लास्ट में जब ये पूरा जो वर्ल्ड वॉर था जब वो बीत गया, तो एट लास्ट क्या हुआ कि चार्टर वॉज साइन इन 24 अक्टूबर 1945, मतलब वो जो चार्टर बनाया गया था यूनाइटेड नेशंस का, उसको 24 अक्टूबर 1945 को साइन किया गया और उसके बाद यूनाइटेड नेशन को इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, फिर आप यहाँ पे एक और पॉइंट देख लीजिए। देखिए, इसमें क्या है कि इन द बिगनिंग ओनली 50 कंट्रीज वर मेंबर्स। देखिए, स्टार्टिंग में क्या था कि यूनाइटेड नेशंस में ना बस 50 कंट्रीज ही मेंबर्स थे, लेकिन अभी के टाइम पे कितने हैं? 193। ठीक है, तो ये है क्रोनोलॉजी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, मतलब यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे नंबर 1 पे क्या है? टू इस्टेब्लिश फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस। अभी इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो नेशंस हैं उनके बीच में कैसा रिलेशन हो? फ्रेंडली, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, फिर सेकंड पे क्या है? टू एनहांस इंटरनेशनल सिक्योरिटी बाय सॉल्विंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, मतलब क्या है इसका कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी बनी रहे। ठीक है, इसके लिए कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है, मतलब अगर 2 कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट होता है ना, तो फिर जो यूनाइटेड नेशन है उसको सॉल्व कर सकती है। ठीक है, अगर उसके पास कोई जाएगा, मतलब कोई भी कंट्री जाएगा कि हाँ हमारा ये मैटर है, आप इसको सॉल्व करो, तो जो यूनाइटेड नेशन है वो उसको सॉल्व करते हैं। क्यों सॉल्व करते हैं? ताकि इंटरनेशनल सिक्योरिटी बनी रहे। क्योंकि देखिए, अगर 2 देशों के बीच में लड़ाई होगी तो ऐसा नहीं है कि बस वही 2 देशों को नुकसान होगा। ठीक है, उसके बीच में जो भी दूसरे देश होंगे उनको भी नुकसान हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर थर्ड पॉइंट में क्या है
टू सेफगार्ड एंड फॉस्टर ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम। तो इसका मतलब क्या है कि जो ह्यूमन राइट्स और उनके फ्रीडम है ना वो सुरक्षित हो, ये भी इनका एक तरह से एक ऑब्जेक्टिव है यूनाइटेड नेशंस का। फिर यहाँ पर फोर्थ में क्या है कि अलोंग विद दिस द यूनाइटेड नेशंस आल्सो एम एट एनहांसिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन एट द इंटरनेशनल लेवल। अभी इसका मतलब क्या हुआ कि इन सभी के साथ साथ जो यूनाइटेड नेशंस है उसका एक एम और भी है, क्या है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एट द इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, हमने सबसे पहले पढ़ा यूनाइटेड नेशंस का बैकग्राउंड, ठीक है, फिर हमने क्रोनोलॉजी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो मैंने यहाँ पे जितना भी पढ़ाया आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो देखिए यहाँ पर नंबर 1 क्या है कि ऑल मेंबर नेशंस विल हैव द सेम स्टेटस, मतलब जो सभी मेंबर नेशंस है सबका स्टेटस क्या होगा, सेम होगा और किसी भी नेशन के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल साइज, इकोनॉमिक या फिर मिलिट्री पावर। ठीक है, फिर सेकंड में क्या है कि ऑल मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस शुड रिस्पेक्ट द फ्रीडम एंड ज्योग्राफिकल यूनिटी ऑफ अदर मेंबर नेशंस, मतलब जो यूनाइटेड नेशन के सभी मेंबर्स हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे के फ्रीडम और ज्योग्राफिकल यूनिटी की क्या करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर थर्ड में क्या है कि ऑल मेंबर नेशन शुड सॉल्व देयर इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स एंड म्यूचुअल डिफरेंसेस बाय पीसफुल मीन्स, मतलब जो सभी मेंबर नेशंस है वो अपने इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स या फिर म्यूचुअल डिफरेंसेस उनको शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये है प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अभी यहाँ पर हम क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो देखिए इसमें क्या है, द यूनाइटेड नेशंस हैज 6 मेन ऑर्गन्स। कौन कौन से हैं देखते हैं हम। देखिए सबसे नंबर 1 पर है जनरल असेंबली, फिर नंबर 2 पर है सिक्योरिटी काउंसिल, नंबर 3 पे है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फिर नंबर 4 पर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और नंबर 5 पर है ट्रस्टीशिप काउंसिल और नंबर 6 पे है सेक्रेटेरिएट। ठीक है, तो ये जो भी ऑर्गन्स है ना इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। अब देखिए हम सबसे पहले देखेंगे जनरल असेंबली। तो ये क्या होती है, देखिए जो जनरल असेंबली है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो भी मेंबर नेशंस है उसके रिप्रेजेंटेटिव एक साथ आते हैं और उनको जो भी डिसीजंस लेने होते हैं, अगर किसी के ऊपर डिस्कशन करना रहता है, ठीक है, तो वो यहाँ पे करते हैं। और जनरल असेंबली में मेंबर्स कौन होते हैं, जो मेंबर नेशंस है वही इसमें मेंबर्स होते हैं। और जनरल असेंबली के सभी मेंबर को सेम स्टेटस और सेम पोजीशन मिलता है। यहाँ पे कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। ठीक है, चाहे वो कंट्री कितनी भी बड़ी हो या फिर छोटी हो, चाहे वो कितनी भी रिच हो पुअर हो, सबका स्टेटस यहाँ पे सेम ही रहता है। ठीक है, और जनरल असेंबली के सेशन हर साल सितंबर टू दिसंबर होते हैं और इस सेशन में जो भी इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं इनके बारे में डिस्कशन होता है। और जनरल असेंबली में डिसीजंस मेजॉरिटी से लिए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं तो सपोज करो कि 5 मेंबर है यहाँ पे, ठीक है, और कोई डिसीजन लेना है, तो अगर 3 लोग कहते हैं हाँ आप ये डिसीजन ले सकते हो, तो फिर वो डिसीजन ले लिया जाता है, ये 2 लोगों को नहीं देखा जाता। लेकिन अगर 3 लोग बोलते हैं कि नहीं ये डिसीजन नहीं लेना है, तो फिर वहाँ पे वो डिसीजन नहीं लिया जाता। ठीक है, और जो भी डिसीजन होते हैं उनको रिजोल्यूशन के फॉर्म में लिया जाता है। मतलब ये जो जनरल असेंबली है ना इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो लॉज बनाए। ठीक है, ये रिजोल्यूशन के फॉर्म में डिसीजंस लेते हैं। अभी हम क्या देखेंगे, फंक्शंस ऑफ जनरल असेंबली। तो देखिए यहाँ पे ए क्या है, टू इलेक्ट द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट करना। फिर सेकेंड पे क्या है, टू चूज द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंड the judges of the International Court of Justice in consultation with the Security Council, मतलब सिक्योरिटी काउंसिल की हेल्प से क्या करना, यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी जनरल और जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इनको चूज करना। ठीक है,
फिर यहाँ पर सी क्या है, टू पास द एनुअल बजट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, मतलब यूनाइटेड नेशन के जो भी उनका एनुअल बजट है उसको पास करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, फंक्शंस पढ़ा, उसके बाद जनरल असेंबली के बारे में पढ़ा। तो देखिए यहाँ पर हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया, ये जनरल असेंबली। अभी हम क्या पढ़ेंगे, सिक्योरिटी काउंसिल। तो देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल ये क्या होती है, देखिए इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 10 होते हैं नॉन परमानेंट और 5 होते हैं परमानेंट। अभी ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं इनको जनरल असेंबली के थ्रू हर 2 साल पे चूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो परमानेंट मेंबर्स हैं ये कौन कौन है, देखिए अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस और चाइना, ये क्या है, परमानेंट मेंबर्स है। इनके पास क्या होती है, वीटो पावर्स होती है। जैसे अगर कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, तो अगर इनमें से, इन 5 में से अगर एक भी उससे एग्री नहीं करता तो फिर वो डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है, अगर सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी डिसीजन लेना है तो वहाँ पे क्या ज़रूरी होता है, जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें से 4 एग्री होने चाहिए और परमानेंट मेंबर्स में से 5 के 5 एग्री होने चाहिए। अगर उनमें से एक भी उस डिसीजन से एग्री नहीं करता तो फिर उस डिसीजन को नहीं लिया जाता। ठीक है, तो ये होती है सिक्योरिटी काउंसिल। अभी हम क्या देखेंगे, फंक्शंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। तो देखिए यहाँ पर ए क्या है, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इज टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। देखिए जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है इसका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या होता है कि इंटरनेशनली पीस और सिक्योरिटी, मतलब अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। ठीक है, फिर क्या होता है इनका काम, देखिए टू प्रिपेयर पॉलिसीज फॉर आर्म्स कंट्रोल। देखिए यहाँ पर सी क्या है, टू प्ले अ जॉइंट रोल along with जनरल असेंबली इन द अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल। मतलब क्या हुआ इसका, जैसे हमने जनरल असेंबली में पढ़ा था ना, वही सेम यहाँ पर भी है कि जनरल असेंबली के साथ मिल करके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस और यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करना। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, देखिएगा यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा, हमने जनरल असेंबली पढ़ा, फिर हमने सिक्योरिटी काउंसिल पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो देखिए बच्चों, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कोऑर्डिनेट द इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, और इस काउंसिल में टोटल 54 मेंबर्स होते हैं जिनका सिलेक्शन जनरल असेंबली के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो भी मेंबर्स होते हैं ना उनका टेन्योर होता है 3 इयर्स का, और यहाँ पर हर साल 1/3 नए मेंबर्स चुने जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर कोई डिसीजंस लेने होते हैं तो वो मेजॉरिटी वोट से लिए जाते हैं। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो देखिए यहाँ पर ए क्या है, इनिशिएट डिस्कशंस एट द ग्लोबल लेवल ऑन इश्यूज लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वलिटी एंड सजेस्ट पॉलिसीज टू टैकल दीज प्रॉब्लम्स। मतलब क्या हुआ इसका कि जो भी ग्लोबल लेवल पे इश्यूज हैं जैसे कि पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वलिटी, ये सभी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करना और उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, इसके बारे में बताना। फिर बी क्या है, डिस्कस इश्यूज लाइक विमेंस क्वेश्चंस, मतलब जो भी विमेंस के क्वेश्चंस है उनके बारे में डिस्कस करना। फिर एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल फ्रीडम्स, ग्लोबल ट्रेड, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बारे में और डिसीजंस लेना। फिर यहाँ पर सी क्या है, मेक एफर्ट्स टू एस्टेब्लिश कल्चरल एंड एजुकेशनल कोऑपरेशन एट द इंटरनेशनल लेवल, और इंटरनेशनल लेवल पर कल्चरल एंड एजुकेशनल कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करने के बारे में ट्राई करना, मतलब उसके बारे में प्रयास करना। ठीक है, फिर यहाँ पर लास्ट क्या है, कोऑर्डिनेट द फंक्शनिंग ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग इन एसोसिएशन विद द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कितना पढ़ा, देखिए हमने इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल पढ़ लिया। अब हमें क्या पढ़ना है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस।
तो देखिए बच्चों, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है? ये यूनाइटेड नेशन का जुडिशियल ब्रांच है और ये कहाँ पर लोकेटेड है? नीदरलैंड के द हेग में लोकेटेड है। और इसमें कितने जजेस होते हैं? 15 जजेस होते हैं, जिनको जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल सेलेक्ट करती है। और यहाँ पर जो जजेस होते हैं ना, उनका टेन्योर होता है 9 ईयर्स। ठीक है, अभी हम क्या देखेंगे? फंक्शंस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो देखिए इसमें ए क्या है? टू सेटल द डिस्प्यूट्स बिटवीन 2 और मोर मेंबर नेशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, मतलब जो भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, ठीक है, उनके बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं तो उनको सॉल्व करना। ठीक है, फिर बी क्या है? टू इंटरप्रेट इंटरनेशनल लॉ ऑथेंटिकली। फिर यहाँ पर सी क्या है? टू एडवाइज द वेरियस ऑर्गन्स और सब्सिडियरी बॉडीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस अबाउट लीगल इश्यूज। मतलब लीगल इश्यूज के बारे में एडवाइस देना। किसको? जो भी यूनाइटेड नेशंस के सब्सिडियरी बॉडीज है और जो भी ऑर्गन्स है उनको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिफ्थ क्या है? ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो ये क्या होती है? देखिए, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी अनडेवलप्ड टेरिटरीज थी उनको डेवलप्ड नेशंस को सौंप दिया गया। मतलब वो क्या करते हैं? उनकी डेवलपमेंट में हेल्प करते और वहाँ पे डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने में उनकी हेल्प करते। ठीक है, ये सारा काम किसको दिया गया? ट्रस्टीशिप काउंसिल को दिया गया। अभी ट्रस्टीशिप काउंसिल का कोई भी काम नहीं है। और ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम कब इंड हुआ था? 4 नवंबर 1994 को, जब पलाऊ कंट्री को इंडिपेंडेंस मिला था तब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या है? सेक्रेटेरिएट। तो सेक्रेटेरिएट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? जो भी यूनाइटेड नेशंस के कामकाज होते हैं उनको देखना। और जो सेक्रेटेरिएट के चीफ होते हैं वो कौन होते हैं? सेक्रेटरी जनरल होते हैं और उनको जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल सिलेक्ट करते हैं। इनका टेन्योर होता है 5 ईयर्स का। अभी हम फंक्शंस देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए क्या है? टू कॉल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस ऑन ग्लोबल प्रॉब्लम्स लाइक क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन राइट्स और डिसआर्मामेंट एक्सेट्रा। अभी डिसआर्मामेंट मतलब क्या होता है? देखिए, जो भी कंट्रीज है ना जिनके पास जो वेपन्स है, नंबर ऑफ वेपन्स को रिड्यूस करना। ठीक है, फिर बी में क्या है कि जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करना। फिर सी है टू कंपाइल इंफॉर्मेशन। अभी कंपाइल का मतलब क्या हुआ? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और फिर उसको रिकॉर्ड करके रखना। फिर यहाँ पर डी क्या है? टू सप्लाई इंफॉर्मेशन टू द मीडिया, मतलब मीडिया को इंफॉर्मेशन सप्लाई करना। ठीक है, देखिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ा था द यूनाइटेड नेशंस और बैकग्राउंड। ठीक है, फिर हमने क्रोनोलॉजी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस पढ़ा था। उसके बाद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। फिर स्ट्रक्चर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, जिसमें हमने 6 मेन ऑर्गन्स देखे थे यूनाइटेड नेशंस के, जिसमें हमने जनरल असेंबली के बारे में पूरे अच्छे से पढ़ा। फिर सिक्योरिटी काउंसिल, फिर 3rd नंबर पे हमने पढ़ा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फिर हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पढ़ा, उसके बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल और फिर लास्ट में हमने क्या पढ़ा? सेक्रेटेरिएट। ठीक है, अब आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा।